नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बिहार से। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सीवान में एक जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए महागठबंधन और खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगलराज वाला माहौल देखा है, अब किसी भी तरह से फिर पुराने कारनामे करने वालों को मौका नहीं देना है। वे मौका जरूर ढूंढ रहे हैं, वो बिहार के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करे, इसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे बिहार के भाई बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहने वाले लोगों को कोसों दूर रखना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई है कि गरीब बिहार का दुर्भाग्य बन गई है। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है और मैं बिहार वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं कि हमने भले ही बहुत कुछ किया हो, करते रहे हो, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर रहने वाला मोदी नहीं है। मुझे तो अभी बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। लालटेन आरजेडी और पंजे कांग्रेस वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, और वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमाजोड़ यही है। अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से नहीं सोचते। बाबा साहब अंबेडकर ऐसी राजनीति के खिलाफ थे, इसलिए लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी आपने देखा बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या किया गया। पोस्टर लगे हैं कि माफी मांगो, लेकिन ये लोग नहीं मांगेंगे क्योंकि इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले, इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा। मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुजफ्फरपुर में शराब के मामले में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की पुलिस परीक्षा में मौत हो गई। बताते चले युवक को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, तभी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के भवानी डीह निवासी 38 वर्षीय बलिंद्र राय के रूप में की गई है, जिसे 6 लीटर शराब के साथ पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे आज मेडिकल कराया गया, फिर कोर्ट ले जाया गया, लेकिन पेशी से पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि उत्पाद विभाग की पुलिस ने इसकी पिटाई की है, जिससे उसकी मौत हुई है। वहीं उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, उसकी अचानक ही तबीयत बिगड़ी। पेशी से पहले मेडिकल कराया गया था, जिसमें एकदम फिट बताया गया। अगर मारपीट होती तो डॉक्टर का रिपोर्ट फिट नहीं होता, और फिर वो कोई बड़ा अपराधी है नहीं कि उसके साथ मारपीट की जाए। उत्पाद इंस्पेक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई है। उन्होंने बताया कि शायद उसे मिर्गी आई, जिससे मुंह से खून आया। जब अस्पताल ले जाए गए तो उसकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताते चलें गुरुवार की देर रात सदर थाना क्षेत्र के बरमातपुर गाछी में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें रामनवमी हत्याकांड का एक प्रमुख शूटर गोली लगने से घायल हुआ। घायल शूटर की पहचान लाल
लाल बाबू राय के रूप में की गई है, जिसके पैर में गोली लगी है। उसे पुलिस अभिरक्षा में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के बलमातपुर गाछी की है। पुलिस को सूचना मिली कि पताही के टुनटुन चौधरी और रामनवमी हत्याकांड से जुड़े शूटर लाल बाबू राय अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस की एक टीम ने बरमातपुर गछी में छापेमारी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू की। अपनी जान बचाने और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। फिलहाल घायल अपराधी का SKMCH में इलाज चल रहा है। बिहार के सुपौल में एक निजी क्लिनिक में एक महिला की मौत हो गई। बताते चले मृतका की पहचान बेलदारा निवासी 32 वर्षीय बबीता देवी के रूप में की गई है। 13 दिन पहले उनके पति वीरेंद्र कामत ने उन्हें मीरा हेल्थ मेडिको सेंटर पिपरा में भर्ती कराया था, जहां उन्हें खून और पानी चढ़ाया गया। इसके बाद उनका लिकोरिया का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद महिला की मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्लिनिक के बोर्ड पर न तो किसी डॉक्टर का नाम लिखा है और न ही किसी महिला डॉक्टर या ANM की जानकारी दी गई है। सवाल उठता है कि जब यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवा और सभी तरह के ऑपरेशन की बात की जाती है, तो आखिर ऑपरेशन करता कौन है? क्या महज एक चादर से ढके कमरे में चलने वाला ये ऑपरेशन थिएटर मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं कर रहा? रोहतास में नहर से युवक का शव बरामद किया गया है। बताते चलें, खबर रोहतास जिले से है, जहां दावत थाना क्षेत्र के आमड़ी गांव में बक्सर लाइन नहर से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। नहर में एक शव मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों के सहयोग से शव को पानी से बाहर निकाला तथा उसकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उसकी पहचान नहीं हुई है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बात करेंगे झारखंड की। ईडी ने रांची में भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इस मामले पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए बड़े स्तर पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2023 में सिपाही बहाली की परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया था, जिसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में राजधानी रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में और दानापुर में सिकंदर यादवेंदु के खिलाफ ईडी ने कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। इसके अलावा आरोपी सिकंदर के परिवार के कुछ मोबाइल भी जब्त किए गए, जिनके डेटा की अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गहन जांच की जाएगी। तो वहीं पटना और नालंदा में मामले के आरोपी संजीव मुखिया के पुत्र डॉक्टर शिव कुमार और लखनऊ में एक एजेंट के ठिकाने पर टीम ने दबिश दी। सूचना मिली है कि छापेमारी के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर रांची से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने केंद्र की उपलब्धियां गिनाते हुए झारखंड सरकार के मुख्य घटक दल कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने APN न्यूज से खास बातचीत की। संवाददाता तृप्ति सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने भाजपा की महत्वपूर्ण योजनाओं की सफलता के बारे में क्या कुछ कहा। और भाजपा किस तरह से योजनाओं पर काम कर रही है, खासतौर पर यहाँ के लोगों के लिए, इस पर बात करना चाहिए। देखो, 11 साल बेमिसाल। इन 11 सालों के अंदर देश की तकदीर और तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस देश पे 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, राज किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनकर लगातार विकास कर रहे हैं। और पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने एक ही नारा दिया, गरीबी हटाओ। एक ही नारे से 60 साल इस देश पे राज किया। किंतु प्रधानमंत्री को देखो,
इन 11 सालों के अंदर 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। ये कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और नीति आयोग की ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। तो यह है प्रधान सेवक का काम। और आज देश के अंदर चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, हाईवेज हो, किसानी हो, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टार्टअप, लाखों युवकों को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला देश भारत। झारखंड में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश राजद अपने नेताओं को क्षेत्र के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राजधानी रांची में हुए राज्य परिषद की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत सुनिश्चित कराने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाए जाने का ऐलान किया गया। दरअसल प्रदेश राजद अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता हुई इस बैठक में आगामी 5 जुलाई को राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद सितंबर-अक्टूबर के महीने तक 10 जिला सम्मेलन व 24 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार व जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय इस बैठक में किया गया। इस दौरान राज्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरिधारी गोप ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव को प्रमाण पत्र सौंपा। इसके अलावा प्रदेश राजद अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारी संगठन को पंचायत स्तर पर मजबूत बनाने की बात कही और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की विचारधारा और पार्टी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। झारखंड में पहली बार गौ सेवा आयोग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कल राजधानी रांची के पशुपालन भवन में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और गौ सेवा आयोग के राष्ट्रीय राजीव रंजन प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि पारिस्थितिक संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में उभरती चुनौतियों और संभावनाओं पर 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला के जरिए झारखंड में गौ सेवा आयोग एक विजन के तहत अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। देवघर जिला स्थित सारवा प्रखंड क्षेत्र के बंदा जोरी पंचायत में मनरेगा योजनाओं में अधिकारियों एवं बिचौलियों की मिलीभगत से व्यापक पैमाने पर लूट खसोट चरम पर है। मिली जानकारी के अनुसार योजनाओं में मजदूरों की जगह पर जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, तो पिछले साल की पूरी योजनाओं पर पुनः योजनाओं की स्वीकृति पर बिना कार्य किए सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर देवघर उपायुक्त से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि मुझे भी शिकायत मिली है, मैंने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। लूट खसोट में संलिप्त अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही गलत तरीके से निकासी की गई राशि का रिकवरी भी की जाएगी। बोकारो में अवैध गन फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। बताते चले बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरेडिया बाजार के कलाली रोड के कावेरी मैरिज पैलेस एवं उसके सामने गोदाम से शाम को कोलकाता एसटीएफ, रांची एसटीए, एटीएस, बेरमो थाना एवं गांधीनगर थाने की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध निर्माण की गन फैक्ट्री सहित हथियार निर्माण करने का मटेरियल बरामद किया है। मैरिज हॉल और गोदाम सूरज साव का बताया जाता है। ये काम मैरिज पैलेस के आड़ में रिहायशी इलाके में चल रहा था। छापेमारी के दौरान नामी इंग्लिश ब्रांड कंपनी का अवैध शराब निर्माण भी किया जाता था, जो कि भारी मात्रा में छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है। मिनी फैक्ट्री में हथियार निर्माण के बाद बंगाल होते हुए बांग्लादेश भेजा जाता था। मिनी गढ़ फैक्ट्री बहुत दिनों से चल रही थी। कोलकाता एसटीएफ को पूर्व से ही इसकी जानकारी मिल रही थी। बोकारो में गढ़ फैक्ट्री संचालित हो रहा है। पिछले दिनों धनबाद के महुदा से भी कोलकाता एसटीएफ की सूचना पर एक गढ़ फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था।
कोलकाता एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर सप्तऋषि बोस ने अनऑफिशियल बताया कि 6 बना हुआ पिस्टल, 18 अर्धनिर्मित पिस्टल, करीब 6 पीस बैरल बनाने का सामान जब्त किया गया है। वहीं काफी मात्रा में अवैध विदेशी शराब एवं बियर पैक करने वाला खाली डब्बा रैपर भी जब्त किया गया है। वहीं इसका मुख्य सरगना सूरज साव भाग गया है। मैरिज हॉल से हथियार बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेरमो अनुमंडल मुख्यालय स्थित तेनुघाट डैम का आज फाटक खुला हुआ है। वहीं लगातार बारिश होने के कारण दामोदर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं डैम में पानी रखने की क्षमता 852 फीट है, जबकि अभी पानी 857.6 फीट तक हो गया है। वहीं कल 2 फाटक खोले गए थे और आज सुबह 2 फाटक खोले गए हैं। जब दोपहर में दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया तो 4 और फाटक खोल दिए गए। वहीं अभी कुल 8 रेडियल फाटक खुले हुए हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में पानी का बहाव दामोदर नदी में हो रहा है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए और भी फाटक खोले जा सकते हैं। बताते चलें कि लगातार हो रही बारिश के कारण तेनुघाट डैम का 2 फाटक को आज खोला गया। कल 2 फाटक रेडियल गेट को खोला गया था। कुल मिलाकर 4 गेट को खोल दिया गया है। वहीं 2 बजे के बाद और 4 फाटक खोल दिए गए, जिससे दामोदर नदी में 7,06,549 क्यूसेक प्रति मीटर सेकंड में पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने इसको लेकर लोगों को सतर्क किया है। दामोदर किनारे रहने वाले लोग और दामोदर नदी में मछली मारने वाले और पकड़ने वाले, स्नान करने वाले लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा आगाह करते हुए इसकी जानकारी दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वह करोड़ों की सौगात देंगे। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि बस्तर और रायपुर के दौरे पर भी रहेंगे और 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ आएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही बस्तर में जवानों के कैंप जाएंगे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगा। रायपुर में 40 एकड़ जमीन में एनएफएसयू की बिल्डिंग बनेगी। 40 एकड़ जमीन पर एनएफएसयू बनाने की स्वीकृति मिली है। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से एनएफएसयू बनेगा। इस सत्र से एनएफएसयू में पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा विजय शर्मा ने बताया कि पहले नक्सली से प्रभावित जो परिजन हैं उनको पोस्टिंग मिलेगी। जहां पहले पोस्टिंग थी वहीं अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही थी। इन्हीं नियमों को बदला गया है और उन्हें कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा 1 दिवसीय बेमेतरा जिले के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उन्होंने ग्राम करमू में जन सहयोग से बनने वाले मां चंडी मंदिर के नवनिर्माण की भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मां चंडी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मां चंडी मंदिर नवनिर्माण की विधिवत पूजा अर्चना की और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की और एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। इसके बाद नगर पंचायत थाना खमरिया में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए, जहां साथ में साझा विधायक ईश्वर साहू, सांसद दुर्ग लोकसभा विजय बघेल, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष अनीता चंदन अग्रवाल सहित पार्षदगण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक बसंत अग्रवाल ने गृह मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया और कहा कि 20 साल में पहली बार कोई गृह मंत्री आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 6 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी आएंगे।
राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब यह जानकारी सामने आई है कि घटना के बाद सोनम इंदौर के देवास नाका स्थित अपने फ्लैट से बुर्का पहनकर गाजीपुर गई थी। शिलांग पुलिस की जांच में यह अहम जानकारी सामने आई है कि सोनम आर्टिगा कार से गाजीपुर पहुंची थी, जिसकी ड्राइविंग पीयूष नामक चालक कर रहा था। पीयूष वही ड्राइवर है जो सोनम को देवास नाका के उसी फ्लैट से लेकर निकला था जहां वह हत्या के बाद आकर छिपी थी। सूत्रों के अनुसार सोनम ने सफर के दौरान बुर्का पहन रखा था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। पूरे रास्ते में कई बार सोनम ने गाड़ी रुकवाई और कार से उतरकर मोबाइल पर किसी से बातचीत भी की। ड्राइवर पीयूष और उसके साथ एक और ड्राइवर सोनम को गाजीपुर बाईपास तक छोड़ने गए थे। वहीं शिलांग पुलिस ने इंदौर पहुंचकर ड्राइवर पीयूष से करीब 1 घंटे तक गहन पूछताछ की। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि सफर के दौरान सोनम ने किन किन लोगों से बातचीत की और गाजीपुर में वह किसके संपर्क में थी। शिलांग पुलिस को शक है कि सोनम को भगाने और छुपाने में कुछ स्थानीय लोगों ने मदद की है। हो सकता है कि अब जांच उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। गाजीपुर पहुंचने के बाद सोनम का नेटवर्क किसके साथ था और उसने किसके साथ किसकी पनाह ली, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। ड्राइवर की पूछताछ और सोनम की गतिविधियों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स की मदद से जांच की दिशा और तेज की जा रही है। आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंदौर में बीजेपी नेता के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। बताते चलें, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में रहने वाले भाजपा नेता के साथ मध्य प्रदेश में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की। घटना उस समय की है जब भाजपा नेता अपने परिवार के साथ मेहर दर्शन के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। भाजपा नेता नागपुर प्रयागराज हाईवे के पास जब वॉशरूम के लिए कार से नीचे उतरे, उसी दौरान 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। सुजीत सिंह और उनके परिवार वालों ने बदमाश को डटकर मुकाबला किया। इसके बाद भी बदमाशों ने उनकी सोने की चेन जिसमें हीरे का लॉकेट था उसे खींचकर भागने लगे। घटना के बाद पीड़ित परिवार बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तुर्क के इलाके में शराब के नशे में एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी, फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। तुर्बे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आबा साहेब पाटिल ने बताया कि मृतक और आरोपी आपस में दोस्त थे और साथ में ही रहते थे। दोनों अक्सर शराब पीते थे और उनके बीच झगड़े होते थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने उसे 23 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।